गोल आपका ड्रीम हमारा। वेलकम टू इलेक्ट्रिकल मेला। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में पोटेंशियोमीटर को हम पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के बच्चे हैं और जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि जूनियर इंजीनियर या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पोटेंशियोमीटर के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स साथ में कुछ कंसेप्ट्स और एग्ज़ाम में आने वाले ऑब्जेक्टिव्स को भी डील किया है। तो बहुत ही कम टाइम लेते हुए इस वीडियो को मैंने बनाया है जिससे आपका बहुत कम टाइम लगे और आपको पूरी जानकारी इसमें मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पोटेंशियोमीटर को दोस्तों लगभग दो भागों में बांटा गया है। पहला है डीसी पोटेंशियोमीटर और दूसरा है आपका एसी पोटेंशियोमीटर। इस तरीके से पोटेंशियोमीटर जो होता है बेसिक उसका आप समझ लीजिए कि पोटेंशियोमीटर करता क्या है। पोटेंशियोमीटर दो वोल्टेजेस को कंपेयर करता है, जिसमें से एक वोल्टेज नोन होता है जिसकी वैल्यू हमको पता होती है और दूसरे वोल्टेज की पता नहीं होती। लेकिन पोटेंशियोमीटर जब उसको कंपेयर करता है तो हमको अननोन वोल्टेज की भी वैल्यू पता चल जाती है। इसको थोड़ा डिटेल में हम बेसिक सर्किट में समझेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये किस लिए यूज़ होता है। तो हम यहाँ पर आपको लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट की टेक्निक्स बताने के लिए इस वीडियो को दिए हैं, जिसमें कि पोटेंशियोमीटर मेथड भी एक मेथड है जिससे हम लो रेजिस्टेंस का मेज़रमेंट कर सकते हैं। साथ में पोटेंशियोमीटर के बेसिक्स के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो भी हम लोग डील करेंगे। साथ में हमने कुछ लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के मेथड बताए हुए हैं, आपको यहाँ पर आई बटन में वो मिल जाएगा। जैसा कि केल्विन डबल ब्रिज होता है, एमीटर वोल्ट मीटर मैथड है, डक्टर मैथड है। इस तरीके से अभी ये जो वीडियो है ये पोटेंशियोमीटर के ऊपर है। कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं क्यों इसका एडवांटेज है। इसमें हायर एक्यूरेसी मिलती है, इसमें पावर लॉस बहुत कम होता है और वोल्टेज मेजरमेंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स रेजिस्टेंस। जो भी वोल्टेज है या ईएमएफ है, अगर उसका मेजरमेंट करते हैं तो उसके जो सोर्स में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है वो भी काउंट हो जाता है और मेजरमेंट में एरर क्रिएट करता है। लेकिन दोस्तों अगर आप पोटेंशियोमीटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको उस सोर्स रेजिस्टेंस की वजह से कोई भी एरर नहीं आएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। इसका जो एप्लीकेशन है वो है मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट, पावर। साथ में एमीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर के कैलिब्रेशन के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत दिनों तक रखे होते हैं, जिसके कारण उनकी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट नहीं आ पाती, कुछ प्रॉब्लम्स उसमें हो जाते हैं। तो अगर उसको हम फिर से चेक करना चाहते हैं कि वेदर इट इज़ गिविंग द ट्रू रीडिंग और नॉट, तो हम उसको फिर से कैलिब्रेट कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हुए, क्योंकि पोटेंशियोमीटर एक स्टैंडर्ड है कैलिब्रेशन के लिए। एमीटर और वोल्ट मीटर के कैलिब्रेशन के लिए एक स्टैंडर्ड माना जाता है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर से एमीटर मतलब कि जो करंट है और वोल्टेज उसकी जो रीडिंग ली जाती है, मेज़रमेंट किया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इसलिए एमीटर और वोल्ट मीटर का कैलिब्रेशन इससे किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारे पास बेसिक पोटेंशियोमीटर सर्किट। तो इसमें हम लोग टोटली प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन को समझेंगे। ठीक है, पहले हम ये देखेंगे कि सर्किट है वो कैसी बनी होती है, उसका डिज़ाइन कैसा होता है, उसमें जो मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, उसके अंदर रियोस्टेट है, स्लाइड वायर है, वो मटेरियल किस चीज़ के बने हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं जो आ सकते हैं एसएससी जेईई में। साथ में हम लोग इसका स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस को समझेंगे। उसके बाद इसमें मेज़रमेंट कैसे करते हैं अननोन ईएमएफ का, वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, सर्किट को थोड़ा समझ लेते हैं। इसके सर्किट में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है स्लाइड वायर। ये आपका स्लाइड वायर है, 0 से लेके 200 सेंटीमीटर तक होता है। इसमें खाने बने होते हैं सेंटीमीटर्स के, जिससे आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं कितना लेंथ है। साथ में जो सिल्वर, प्लेटिनम सिल्वर का एलॉय यूज़ किया जाता है इस स्लाइड वायर को बनाने के लिए, और स्लाइड वायर के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको कॉपर गोल्ड सिल्वर एलॉय का बनाया जाता है। कॉपर गोल्ड सिल्वर एलॉय का बनाया जाता है। और जितने भी इसमें रेजिस्टेंस है, लाइक रियोस्टेट रेजिस्टेंस है जो कि वेरिएबल रजिस्टर होता है, उसको हम लोग मैग्नीन का बनाते हैं। मैग्नीन मटेरियल की क्वालिटी ये होती है कि इसका लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो उसके कारण उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू में जो इफेक्ट होता है दैट इज़ लो, मतलब बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये हाई स्टेबिलिटी वाला भी रजिस्टर होता है और इसके अंदर थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ या थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होते, जिसके कारण हमारा जो एरर होता है वो बहुत हद तक मिनिमाइज हो जाता है। तो सर्किट के स्लाइड वायर के ऊपरी वाले पोर्शन पर एक बैटरी, रियोस्टेट और साथ में स्लाइड वायर सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं, तो एक क्लोज्ड पाथ बनाते हैं।
तो ये क्लोज्ड पाथ में जो करंट फ्लो होता है वो होता है वर्किंग करंट होता है। इस वर्किंग करंट को हम रियोस्टेट की वैल्यू को एडजस्ट करके वर्किंग करंट को चेंज कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कि चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसके बाद हमारे पास गैल्वेनोमीटर होता है जिसमें दो स्विच होते हैं, एक ऊपर की तरफ की स्विच होता है और नीचे एक स्विच होता है। तो ऊपर की तरफ जो स्विच होता है वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को क्लोज करता है या ओपन करता है, और नीचे की तरफ जो स्विच है वो या तो अननोन ईएमएफ को कनेक्ट करता है, तो उस कंडीशन में स्विच को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग कंडीशन में है। और जब वो स्टैंडर्ड सेल को कनेक्ट करता है तब उसको बोलते हैं कैलिब्रेट कंडीशन में है। क्लियर है? तो दो कंडीशन है इस स्विच की, एक है ऑपरेट और एक है कैलिब्रेट। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है यहाँ तक? तो सर्किट को इस तरीके से हम समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस देखने वाले हैं। स्टार्टिंग में क्या किया जाता है कि ये जो एस है स्विच है इसको स्टैंडर्ड सेल से कनेक्ट कर दिया जाता है और यहाँ अननोन ईएमएफ वाले से हटा लिया जाता है। तो इस तरीके से होता क्या है, और के जो है के को क्लोज किया जाता है इसके साथ, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ में। क्लियर है? अब हमको क्या करना है, इसके लेंथ से, स्लाइड वायर के लेंथ में देखना है कि कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो मान लेते हैं कि हमने अभी जो हमारा स्टैंडर्ड सेल है इसकी वैल्यू रखी है 1.068 वोल्ट है। क्लियर है? और स्लाइडिंग में जो पोजीशन है पॉइंट सी की वो रखी है हमने 108.6 सेंटीमीटर। तो उस केस में होगा क्या दोस्तों, जब आप इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इस की से कनेक्ट करोगे और एस को इस कैलिब्रेट पॉइंट से कनेक्ट करोगे, तब एक करंट यहाँ से जो फ्लो हो रहा है वर्किंग करंट वो यहाँ पर से फ्लो हो जाएगा, और फ्लो होने के कारण इस वाले पॉइंट में ड्रॉप क्रिएट होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसको हम Vs कहते हैं। क्लियर है? तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो ड्रॉप है ये किसके बराबर हो जाए, स्टैंडर्ड सेल के वोल्टेज के बराबर। तभी हम क्या समझ पाएंगे कि जो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो 1 सेंटीमीटर है उसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसकी वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है? अगर ये 200 सेंटीमीटर को मैं क्या मान लूँ 2 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा मेरा 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 2/200। 2/200 होने के कारण क्या आ जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर में क्या वोल्टेज आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 वोल्ट। क्लियर है? तो इस तरीके से कैलिब्रेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेल को स्विच से कनेक्ट कर दिए और ऊपर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को के से कनेक्ट कर देते हैं और बैटरी को लगा देते हैं, जिससे एक करंट फ्लो यहाँ होने लगता है। लेकिन उस समय गैल्वेनोमीटर का जो जीरो पोजीशन है, जो पॉइंटर है, जीरो पोजीशन से हट के कहीं और होता है, डिफ्लेक्शन में होता है वो। तो क्या करते हैं, इसको नल पोजीशन पर लाने के लिए, मतलब कि जीरो पोजीशन पर लेकर आने के लिए, जीरो पोजीशन पर लेकर आने के लिए क्या किया जाता है कि अभी गैल्वेनोमीटर का जो डायल था, ठीक है, वो जीरो पर नहीं है, वो कहीं और डिफ्लेक्टेड है, क्योंकि ये सी पॉइंट से लेकर के जीरो पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज है E1 दैट इज़ नॉट इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल EMF। इनके EMF में जब तक डिफरेंस होगा तब तक हमारा जो वोल्टेज है वो दोनों का सेम नहीं होगा, जिसके कारण जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कुछ ना कुछ करंट इंडिकेट करेगा। गैल्वेनोमीटर जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, गैल्वेनोमीटर करंट के प्रेजेंस को चेक करता है। अगर करंट है तो वो डिफ्लेक्टेड पोजीशन में होगा, और अगर करंट नहीं है तो नल पोजीशन मतलब जीरो पोजीशन पर होता है। तो अभी वो डिफ्लेक्टेड पोजीशन पर है। तो अब इसको हम लोग पोजीशन पर लाने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारा वर्किंग करंट है इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, जिससे एक्चुअली यहाँ पे जो ड्रॉप हो रहा है वो क्या है, I इंटू जो रेजिस्टेंस है स्लाइड वायर का, RS बोल देते हैं। तो इसको तो हम लोग नहीं बदल रहे क्योंकि हमने फिक्स कर दिया पॉइंट। क्लियर है? I को हम चेंज कर सकते हैं। I कैसे चेंज करेंगे, रियोस्टेट को एडजस्ट करके। तो रियोस्टेट को जब एडजस्ट करते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होता है, और सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज़ वर्किंग करंट, दैट विल चेंज। तो इसके चेंज होने के कारण जो यहाँ पे ड्रॉप मिल रहा है आपको E1, उसकी वैल्यू स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू से हम लोग मैच करने की कोशिश करते हैं। इस रियोस्टेट को इस तरह से हम घुमाते हैं, इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंट है वो कहाँ आना चाहिए, पॉइंटर है वो जीरो में आना चाहिए, नल पोजीशन पर आए। और जैसे ही ये नल पोजीशन पर अकर होता है उस समय हम लोग वर्किंग करंट की वैल्यू को नोट कर लेते हैं, IW विल बी नोटेड।
तो इस केस में जो केस मैंने लिया था उसमें 10 मिली एम्पियर के आसपास जो वर्किंग करंट है वो इसमें फ्लो होता है। तो ये वर्किंग करंट को कभी हम चेंज नहीं करते, ठीक है, ये वर्किंग करंट कभी भी चेंज नहीं किया जाता। स्टैंडर्ड सेल से स्टैंडर्डाइज होने के बाद में वर्किंग करंट को चेंज किए बिना ही हम क्या करते हैं, अननोन ईएमएफ को कनेक्ट कर देते हैं। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अननोन ईएमएफ कैसे चेक करते हैं। अभी तक हमने क्या किया, स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया, मतलब 1 सेंटीमीटर में कितना वोल्ट होगा ये हमने निकाल लिया, 0.01 वोल्ट होगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा अननोन ईएमएफ है वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो एस वाली स्विच कहाँ आ जाएगी, ऊपर, जैसे अभी कनेक्टेड है, मतलब ऑपरेट कंडीशन में गैल्वेनोमीटर को अननोन ईएमएफ से कनेक्ट कर दिए और स्विच के को यहाँ पे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट से क्लोज कर देते हैं, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। इसका जो पॉइंटर होता है वो 0 से हट जाता है, कहीं दूसरी जगह पर डिफ्लेक्ट रहता है। अब हम स्लाइडिंग वायर को, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इस तरीके से यहाँ पे मूव करते हैं लेफ़्ट और राइट में, ताकि ये जो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है ये वापस कहाँ पे आ जाए, 0 पोजीशन पर आ जाए। तो 0 पोजीशन पर जब ये आ जाएगा तब ये जो अननोन ईएमएफ है इसकी जो वोल्टेज की वैल्यू है और जो स्लाइड वायर में जो होने वाला ड्रॉप है ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और इनके इक्वल होने की वजह से हम लोगों को ये पता चल जाता है कि इसके क्रॉस जो होने वाला ड्रॉप है, जैसे कि मान लो ई है, ई क्या है, अननोन ईएमएफ है ना, अननोन ईएमएफ के कारण स्लाइड वायर के क्रॉस होने वाला ड्रॉप है, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर का जो इंडिकेशन है वो नल है, मतलब 0 पर है, ठीक है। उस केस में होता क्या है कि जो ये ड्रॉप है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट का, है ना, वो डिफाइन करता है इसके वोल्टेज को, क्योंकि इसका लेंथ हम लोग को पता चल जाएगा। मान लो लेंथ क्या है, 1010 सेंटीमीटर, इस लेंथ पर है, ठीक है, हमारा जो सी कॉन्टैक्ट है, और इस लेंथ पर गैल्वेनोमीटर का जो करंट है वो 0 हो जाता है। क्लियर है। और वर्किंग करंट हमको पता ही है कितना है, 10 मिली एम्पियर। तो अगर आपको वोल्टेज निकालना है अननोन ईएमएफ, अननोन ईएमएफ निकालना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 मिली एम्पियर को 100 × 10 ओम से। तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा दोस्तों वो आएगा 1.001 वोल्ट। तो इस तरीके से आप समझ ही गए होंगे कि अननोन ईएमएफ की वैल्यू हम नोन वैल्यू या नोन वोल्टेज के ईएमएफ को कंपेयर करके किस तरीके से फाइंड करते हैं, जहाँ पर सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद नोन वोल्टेज से अननोन जो ईएमएफ है उसको कनेक्ट कर दिया जाता है और वर्किंग करंट को चेंज नहीं किया जाता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है, तो दैट पॉइंट शुड बी नोटेड। आगे चलते हैं, जो हमारा आज का मेन कंसेप्ट है दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको सर्किट को समझा दूं। इसमें स्टेबलाइज्ड डीसी सप्लाई बहुत ज़रूरी है, ऐसा डीसी सप्लाई जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट हो, ऐसा डीसी सप्लाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना इसमें एरर आता है। क्लियर। और ये हो जाता है हमारा रियोस्टेट, और साथ में करंट को मेज़र करने के लिए एमीटर कनेक्टेड है। और यहाँ पर हम लोगों ने दो रेजिस्टेंस, एक अननोन रेजिस्टेंस आर को हमने क्या माना है, अननोन रेजिस्टेंस, और एस को माना है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। तो दो रेजिस्टेंस को हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं और इनके दोनों के ही पॉइंट को एक डबल पोल डबल थ्रो स्विच के थ्रू पोटेंशियोमीटर को देते हैं। क्लियर है। इस तरीके का हमारा सर्किट होता है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया, नोट कर लिए। इसके बाद होता क्या है, दो पोजीशन हमको याद रखनी पड़ेगी। पहला एक पोजीशन है जिस टाइम हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को पोटेंशियोमीटर के थ्रू में कनेक्ट कर देते हैं। मान लो डबल पोल डबल थ्रो स्विच का जो कनेक्शन है वो 1 डैश के साथ में है, मतलब इस टाइम क्या है, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है पोटेंशियोमीटर से। तो पोटेंशियोमीटर करता क्या है कि जो रेजिस्टेंस आर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको वो मेज़र कर लेता है। तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, हमारी रीडिंग आ जाती है पोटेंशियोमीटर की VR बराबर I × R। इसकी कुछ वैल्यू होती है, मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ। रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होने वाला करंट इनटू उसका रेजिस्टेंस, ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस की रीडिंग। ठीक है। उसके बाद सेकंड पोजीशन में मान लीजिए कि हमने जो डबल पोल डबल थ्रो स्विच था उसको हमने किस में कर दिया, शिफ्ट
2 और 2 डैश पर, जिससे हमारा जो R था अननोन रेजिस्टेंस था वो डिसकनेक्ट हो जाता है और जो S रेजिस्टेंस है वो कनेक्ट हो जाता है किससे, पोटेंशियोमीटर से। इसलिए पोटेंशियोमीटर में होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको पोटेंशियोमीटर रीड कर लेता है और उसको रीड करने के बाद हम उसको फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं, दैट इज़ VS इज इक्वल टू I इंटू एस। यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट में भी वही चीज़ लिख दी है जो मैंने आपको समझाई है, तो आपको नोट्स बनाने में बहुत सहायता होगी। इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इसको रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो आपको VR बाई VS करेंगे तो इसके कारण आ जाएगा I इंटू आर डिवाइड बाई I इंटू एस, जिसका रिजल्ट आएगा R डिवाइडेड बाई एस। इसको फिर से रीडिफाइन करेंगे तो R निकल सकता है, R क्या है, अननोन वोल्टेज है, R क्या है हमारा, अननोन वोल्टेज नहीं अननोन रेजिस्टेंस है, सॉरी अननोन रेजिस्टेंस है, जिसमें VR डिवाइड बाई VS होता है और S होता है आपका नोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू आपको पता होती है। तो अगर आपको S की वैल्यू पता है, VR की वैल्यू पोटेंशियोमीटर रीडिंग दे ही देगा और VS की वैल्यू भी पोटेंशियोमीटर रीडिंग से मिल जाएगी, तो आप क्या निकाल सकते हो, अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके मेज़रमेंट किया जा सकता है लो रेजिस्टेंस वैल्यू का एक्यूरेटली, मतलब इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। साथ में मैंने एक क्वेश्चन भी लिया है जो कि है SSC JEE 2012 का, तो जो लोग SSC JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैंने जो टॉपिक बताया है, जो समझाया है, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया है। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए और पूरा समझिए, ठीक है। मैं चाहूँगा कि पहले आप कोशिश कर लें अपने से, उसके बाद मेरा वीडियो फिर से प्ले कर दें, ठीक है। और देखिए, ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर, ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ ए लो रेजिस्टेंस यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर द फॉलोइंग रीडिंग्स आर ऑब्टेन्ड। हमने पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हुए एक लो रेजिस्टेंस का मेजरमेंट किया, जिसमें हमको फॉलोइंग रीडिंग्स मिली। हमको रीडिंग मिली अननोन रेजिस्टेंस, मान लो R, कैपिटल R अननोन रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अननोन रेजिस्टेंस इज 0.531 वोल्ट, ये मिला। और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 0.1 ओम, ये क्या है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमको मिलता है 1.083 वोल्ट। अब हमारा क्वेश्चन ये पूछता है कि वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस इज़, उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो ऑप्शन है 49.03 मिली ओम, ऑप्शन बी इज़ 108.3 मिली ओम एंड ऑप्शन सी इज़ 20.4 मिली ओम एंड ऑप्शन डी इज़ 53.1 मिली ओम। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान है। देखिए, इसमें सिंपल सा जो फार्मूला हमने अभी अभी डिराइव किया था, क्या था वो, R इज़ इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R डिवाइड बाई वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस S इनटू रेजिस्टेंस S। तो हमने डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट कर दी है VR की और VS की, और इनटू कर दिया है कैपिटल S से, और इस तरीके से इस तरह से सॉल्यूशन किया है, और इसका जो वैल्यू आया है 49.03 मिली ओम। कुछ लोगों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, इसमें कोई कैलकुलेशन की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं देखनी है, आपको बस ये समझना है कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट हो सकता है। तो आप क्या करो, देखो मैंने कैसे सॉल्व किया इसको। ये जो पॉइंट है 0.531 में जो पॉइंट है, तो 3 पॉइंट आगे खिसका दो, तो नीचे भी जो है 1.083 वो भी क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट आगे खिसक जाएगा, तो नो चेंज, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, एक कम खिसकाया, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पे पॉइंट था, उसको मैंने क्या किया, 2 खिसकाया। तो 2 खिसकाने की वजह से क्या हुआ कि एक पॉइंट और जुड़ गया मेरा, यहाँ पे 0.0 हो गया, ठीक है। 0.1 था तो 0.01 हो गया, क्लियर है। तो ये जो वैल्यू बनता है 0.001, ये वैल्यू बनता है 1 मिली ओम, क्लियर है। तो ये क्या बनाएगा, आपका 1 मिली ओम को बनाएगा। और जब आप यहाँ पे आप क्या करो, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट कहाँ जाएगा, 10 पॉइंट। यहाँ पे एक मिस्टेक है, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है, हो जाती गलती। देखो यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये जो 531 है ना, इसके नीचे जो 108.3 लिखा है, ये 10.83 होगा। कितना होगा, 10.83 होगा, और तभी क्या होगा, ये 0.001 होगा। तो आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पर जो 108.3 है, एक बार अपने से भी बना लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 10.83, क्लियर है। तो जब यहाँ पे आप 10.83 रखोगे और सॉल्व करोगे, तब आपको वैल्यू मिलेगी 531 डिवाइड बाई 531 डिवाइडेड बाई 10.83, क्लियर है। अब देखिए, आप अगर 0.83 को छोड़ दो, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, आप
तो 10 से अगर आप डिवाइड करते हो तो क्या आ जाएगा, 10 1 जा और 10 5 जा, क्लियर है। फिर क्या करोगे, 5 10 3 जा, तो कितना आ रहा है आंसर, 53.1 मिलियन के आसपास आ रहा है, क्लियर है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर क्या है, 10 के साथ 10.83 भी है, मतलब 53 तो आएगा नहीं, उससे कम ही आएगा। तो उससे कम में कितना आ सकता है, 20.4 आ सकता है, या तो 49.03 आ सकता है। तो कितना कम आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा है तो थोड़ा सा ऊपर कम आएगा। तो ये जो आंसर है 49.03 मिलियन, वो आंसर हो जाएगा आपका। या आप कैलकुलेटर लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस ये करेक्ट कर लेना एक, क्लियर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, लाइक करें, ठीक है। कमेंट में क्या लिखना है आपको जिस भी चीज़ में डाउट है, ये जो वीडियो देखा आपने, आपको कहीं पे अगर डाउट लगता है तो पूछिए, और अगर डाउट नहीं है तो आप जो भी है आप इसका फीडबैक लिख दीजिए इस वीडियो का, ठीक है। वो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेट करता है नए लेक्चर्स बनाने के लिए। और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, ठीक है। उस ऑनलाइन टेस्ट में मैं सारे जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स हैं, उसको मैं इंक्लूड कर दूंगा और आप उसको एक बार में अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्लियर है। और वो रात को 9 बजे ऑन होगा, ठीक है। और इसका जो ऑनलाइन टेस्ट का जो डिटेल है, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन की लिंक है, वो नीचे मिल जाएगी। और टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है हर चीज़, किसी भी चीज़ के कोई भी पैसे आपको नहीं लगेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू।